अस्सलाम वालेकुम। हम ना विद इको 401 लेक्चर नंबर 17 रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस, ये आपके लेक्चर का नाम है। मतलब आपने रेवेन्यू के बारे में पढ़ना है और एक फर्म की जो प्रॉफिट मैक्सिमम होता है उसके बारे में पढ़ना है कि किस पॉइंट पे फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमम होता है। रेवेन्यूज़ की डेफिनेशन: रेवेन्यूज़ आर द सेल प्रोसीड्स दैट accrue to a firm when it sells the good it produce। मतलब एक फर्म जो प्रोड्यूस गुड्स कर रही है, जो चीज़ प्रोड्यूस कर रही है, उसकी पैदावार जितनी उन्होंने की बनाई है, जितनी गुड्स प्रोड्यूस हो चुके हैं, उनकी कितनी उनको आमदनी आ चुकी है, ये होता है रेवेन्यू। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, दे आर द कैश इनफ्लोज दैट द फर्म रिसीव्ड बाय वे ऑफ सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। मतलब वो सारा पैसा जो उन्होंने रिसीव किया, जो उनको मिला है उनकी प्रोडक्शन के लिहाज से जो उन्होंने बेची हैं। टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू, ये सारे जो हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू concepts apply in the same way as did to total cost, average cost और marginal cost। मतलब total cost, average cost और marginal cost जिस तरह हम लोगों ने रीड किया था, उसी तरह हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू करना है, टोटल एवरेज रेवेन्यू करना और मार्जिनल रेवेन्यू करना। टोटल रेवेन्यू हमारे पास आएगा प्रोडक्ट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके। मतलब हमने एक फर्म ने जो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोडक्शन हो रही है, उसकी प्राइस एक यूनिट की कितनी है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा। टोटल रेवेन्यू से हम लोग प्राइस की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब अगर हम लोग ये वाला क्वांटिटी जो क्यू है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है पी के साथ, दूसरी तरफ जाके टी आर के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो प्राइस की वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी टी आर बाई क्यू। और अगर नीचे हम लोग देखें तो ए आर हमारे पास एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी होता है। तो ए आर जो है एक्चुअल में प्राइस के बराबर हुआ। थर्ड आपका एम आर मार्जिनल रेवेन्यू जो है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी जो प्रोड्यूस हो रही होती है। दो टाइप्स की फर्म होती हैं, एक प्राइस टेकिंग फर्म होती है और एक प्राइस मेकिंग फर्म होती है। प्राइस टेकिंग से पता चल रहा है कि वो प्राइस जो हमने लेनी है। अ फर्म दैट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस इज़ अ प्राइस टेकर। वो फर्म जिसमें इतनी काबिलियत नहीं होती कि वो मार्केट की प्राइस जो चल रही होती है उसको चेंज कर सके। मार्केट में प्राइस, अब आपको मैं कहती हूँ कि अगर कोका कोला या पेप्सी की बोतल है, उसकी प्राइस आपको भी पता है मार्केट में कितनी है। और तो इन परफेक्ट कंपटीशन द फर्म इज़ प्राइस टेकर। वो वाली फर्म प्राइस टेकर होती है जो परफेक्ट कंपटीशन में होती है। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब क्या है? जहाँ पर आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके सब्स्टिट्यूट और भी बहुत सी फर्म्स जो हैं उसी तरह की चीज़ें प्रोड्यूस कर रही हैं। अब कोका कोला ले लें, ड्यूर, पेप्सी, 7 अप, जो भी हम लोग लेते हैं, लेकिन उसको नाम एक दिया जाता है कि वो कोल्ड ड्रिंक है। अगर हमें पेप्सी नहीं मिलती तो हम उसके सब्स्टिट्यूट जो है कोई और कोल्ड ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। तो यही जो है परफेक्ट कंपटीशन है। मतलब हम लोगों के पास कोई और अल्टरनेट उसके सब्स्टिट्यूट मौजूद हो। There are large number of buyers and sellers and firm cannot influence on the market price। क्यों? वही बात है कि बायर्स और सेलर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए जो फर्म है वो मार्केट की प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। अगर प्राइस चेंज करेगी, ज़्यादा प्राइस करती है, तब भी जो बायर्स होंगे, चीज़ ख़रीदने वाले होंगे, वो चीज़ नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस ऑलरेडी ज़्यादा है और उनको पता है कि जो उनके अल्टरनेट चीज़ मिल रही है वो उसकी प्राइस कम है, तो वो अल्टरनेट चीज़ को ही
फोकियत देंगे, वही चीज़ लेंगे बनिस्बत जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राइस इज़ सेट बाय द फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है। डिमांड और सप्लाई की फोर्स है जिससे आप लोगों की प्राइस सेट होती है। मतलब वही अगेन बात है कि हमारी जो डिमांड है, लोगों की जो डिमांड है वो पेप्सी की अगर है तो आप लोग कभी भी ये नहीं कर सकते कि 7 अप ज़्यादा सप्लाई कर दो। 7 अप ज़्यादा सप्लाई करने से वो 7 अप भी प्रोडक्शन जितनी उस पर लगी है, आपकी सारा कॉस्ट जितनी लगी है वो भी ज़ाया हो जाएगी और 7 अप जो है वो यूज़ भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो कोका कोला या पेप्सी है। प्राइस मेकिंग फर्म, प्राइस मेकिंग फर्म है वो प्राइस फर्म जो प्राइस खुद से सेट कर सके। A firm that influences the market price by how much it produces can be called a price maker or price setter। मतलब एक फर्म आप ऐसे लगा रहे हो जिसमें आपको ये अथॉरिटी दी जाती है, ये एबिलिटी होती है, इसमें आप में ये काबिलियत होती है कि आप खुद से प्राइस को सेट कर सकते हो। इसकी एग्जांपल जो है वाप्टा जो है उसकी दूंगी मैं आपको कि उनके पास ये एबिलिटी है कि वो चार्जेस जो हैं वो ज़्यादा भी कर सकते हैं और वो चार्जेस कम भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने बिजली लेनी ही लेनी है, बिजली ज़रूरत है हर इंसान की। और अगर हम लोग बिजली के बिल जो है वो नहीं पे करते तो ऑटोमेटिकली हमें उसका नुकसान है। अगर पे करते हैं तो उसका भी नुकसान है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे प्राइस मेकिंग फर्म भी यही चीज़ है। इन मोनोपोली फर्म इज़ प्राइस मेकर। मोनोपोली जो वर्ड है वो मोनो मीन वन, ऐसी फर्म जो आपके एरिया में सिर्फ एक ही हो वो प्राइस मेकर कहलाती है। मतलब उनके पास ये अथॉरिटी है कि अगर वो एक चीज़ बना रहे हैं उसकी प्राइस खुद से सेट कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लोगों को वो चीज़ लेनी है क्योंकि वो मोनोपोलिस्टिक काम कर रहे हैं, उन जैसा कोई और काम प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो लोगों ने वो चीज़ ज़्यादा पैसों में भी लेनी है और कम में भी लेनी है। अ मोनोपोली और अ फर्म विद इन मोनोपोलिस्टिक कंपनी हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इट चार्जेस एज द गुड इट प्रोड्यूस डज नॉट हैव परफेक्ट सब्सटीट्यूट। वही बात है कि उस जैसी और कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, लोगों के पास कोई और चीज़ नहीं है कि वो उनके साथ अपनी ज़रूरत को पूरा कर ले और आपकी चीज़ को रहने दें। आप अपनी मर्ज़ी से प्राइस को हाई कर सकते हैं और लोगों की मजबूरी बन जाएगी कि उन्होंने वो चीज़ प्राइस ज़्यादा में भी लेनी ही है। डिराइविंग अ फर्म्स AR एंड MR कर्व फॉर प्राइस टेकिंग फर्म। प्राइस टेकिंग फर्म में आपके पास आपकी प्राइस जो है वो एक सेट होगी है, जो आपकी यहाँ पे अगर मैं प्लॉट करूँ तो ये प्राइस आपकी सेट हुई है। क्वांटिटी आपकी 1 प्रोड्यूस होगी तब भी प्राइस यही रहेगी, क्वांटिटी आपकी 2 प्रोड्यूस होगी तब भी प्राइस यही रहेगी, और एज अप टू सो ऑन जितनी आपकी क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस होगी लेकिन आपकी प्राइस पे अफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जो है कर्व प्राइस टेकिंग फर्म का है। जहाँ यहाँ पर आपके पास AR इक्वल टू MR इक्वल टू P है। नेक्स्ट आपका कर्व है TR का। TR में जितनी आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी उसी लिहाज से आपकी प्राइस जो है वो सेट होती रहेगी। TR का कर्व जो है डाउनवर्ड ओरिजिन से स्टार्ट होके अपवर्ड की तरफ जाता है, जबकि AR या MR या प्राइस का कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन होती है। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की डेफिनेशन मुझे इम्पॉर्टेंट लगी है तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। शॉर्ट रन, शॉर्ट से पता चल रहा है कि वो जिसमें आपने काम कम करना हो, मतलब कुछ अर्सा के लिए काम करना हो। लेकिन अगर इसकी एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन देखें तो शॉर्ट रन इज़ द टाइम पीरियड ओवर विच वन और मोर फैक्टर प्रोडक्शन इज़ फिक्स्ड इन सप्लाई। वो फैक्टर्स जो फिक्स रहें। फिक्स कौन से होते हैं? मतलब रेंट हो गया आपका, मशीनरी के चार्जेस हो गए। जब आपने मशीनरी नहीं ली है तो वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होगी, उस पर आपके जो है पैसे नहीं लगेंगे। लॉन्ग रन इज़ द टाइम पीरियड इन विच ऑल फैक्टर्स मे बी वेरिड एंड ईच इन विच फर्म मे एंटर और लीव द इंडस्ट्री।
वेरिड का मतलब होता है चेंज होती रहे, फैक्टर्स जो हैं वो चेंज होते रहे, एवरेज कॉस्ट चेंज होती रहे, लोगों की वेजेस चेंज होती रहे, लॉन्ग रन है, काम ज़्यादा करेंगे आप तो ज़ाहिर बात है जब आपने लेबर्स को रखा है उनकी पे भी इंक्रीज़ होगी, आपने जो रेंट पे लैंड लिया उसकी भी रेंट ज़्यादा देना पड़ेगा कुछ अरसे बाद, मशीनरी जो आपने न्यू ली है उसको भी काफ़ी टाइम काफ़ी अरसा काम करने के बाद उसमें भी कोई डिफेक्ट हो सकता है, उस पर भी आपने पैसा लगाना पड़ेगा दोबारा से उसको सेट करने के लिए। डिराइविंग ए affirms ARMR curve for price making firm। क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं शिप्स के लिहाज से, एक क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है, 2 हुई है, 3 4 5 6 7 तक शिप्स प्रोड्यूस हुए हैं। AR या प्राइस जो है उस पर 8 करोड़ लग रहे हैं जब एक शिप प्रोड्यूस हो रही है, 2 शिप प्रोड्यूस होने पर 7 करोड़ लग रहे हैं। इसी तरह चलते चलते जब 7 शिप्स प्रोड्यूस हुई हैं तो 2 करोड़ आपके प्राइस लगी है। TR जो होता है वो क्या होता है, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होता है, 8 1 ज़ार 8, 2 7 ज़ार 14, इसी तरह आपका 7 2 ज़ार 14 तक TR का कैलकुलेशन हो जाएगी। MR जो होता है TR को माइनस करते हैं हम लोग तो 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, यहाँ से डिवाइडेड बाय क्वांटिटी को भी चेंज करना है, 2 माइनस 1 1 ही होता है तो 6 डिवाइडेड बाय 1 6 ही रहता है। 18 माइनस 4 4, 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 20 0, 18 माइनस 20 माइनस 2 और 14 माइनस 18 इक्वल टू माइनस 4। अच्छा, आपको यहाँ पर ये ज़ीरो जो है इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर ब्रेक इवन हो रहा है, मतलब ना तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और ना ही ज़्यादा लॉस हो रहा है। टोटल जितनी आपके पैसे लगे हैं उस चीज़ को बनाने के उतने ही वापस मिल गए। नेगेटिव साइंस जो हैं वो शो करते हैं कि यहाँ पर लॉस हो रहा है कंपनी को, और जो पॉजिटिव साइंस हैं वो प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। प्राइस मेकर फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड और AR आपको नज़र आ रहा है कि 8 हाईएस्ट नंबर है और वो कंटिन्यू होते होते 2 पे आती है तो लोएस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। इट कैन नॉट सेल मोर विदाउट रिड्यूसिंग प्राइस, और वो कभी भी प्राइस को कम और ज़्यादा कम करके सेल नहीं कर सकते चीज़ों को। प्रोडक्शन तो होती है लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को कम करके उस चीज़ को बेच नहीं सकते। बट दिस मीन्स लोअरिंग द प्राइस फॉर ऑल यूनिट्स, नॉट जस्ट द एक्स्ट्रा यूनिट इट होप्स टू सेल। वो सिर्फ इसलिए उस चीज़ की प्राइस को कम करेंगे कि उनकी जो प्रोडक्शन हो रही है वो सेल हो जाए, और ज़्यादा कम करने से उनको नुकसान होगा। द डिमांड फेस्ड बाय द प्राइस मेकर इज़ इलास्टिक व्हेन MR इज़ पॉजिटिव। ठीक है ना, जब MR पॉजिटिव होगा तो उनकी डिमांड जो कर्व होगी वो इलास्टिक होगी। यहाँ पे 642 इलास्टिक डिमांड कर्व बनेगी। Therefore TR increases due to a decrease in price, और TR इसी लिहाज से इंक्रीज करेगा क्योंकि प्राइस में डिक्रीज हो रही है। डिमांड इज़ इन इलास्टिक वेयर MR इज़ नेगेटिव, और वहाँ पर इन इलास्टिक होगा जहाँ पर MR नेगेटिव होगा, एंड देयरफॉर TR फॉल्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, और TR भी जो है वो फॉल करता जाएगा, कम हो रहा है, ये देख लें ऐसा ऐसा, क्योंकि उनकी प्राइस जो है वो कम हो रही है। प्राइस और क्वांटिटी में आपको ग्राफ प्लॉटेशन दी हुई है। AR कर्व भी वही है और MR कर्व और ज़्यादा नीचे चली गई है क्योंकि वो नेगेटिव आपकी पोजीशंस को शो कर रहा है। TR कर्व स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन से होती है और इसका वही कर्व एक मैक्सिमम पॉइंट पे जाके रुकता है, और साथ ही साथ ये मैक्सिमम पॉइंट है 20 मतलब 2 बार 20 वही चीज़ मैक्सिमम होके फिर दोबारा से नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप होगी है।
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ गया, फर्म्स आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जारी बात है, एक इंसान ने, एक ओनर ने फर्म लगाई है, फर्म चलाने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी कोशिश होगी कि उसको कुछ प्रॉफिट भी मिले। प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। और प्रॉफिट जो है उसका फार्मूला है टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को जब आप माइनस करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट मिलता है। हायर द डिफरेंसेस हायर द लेवल ऑफ प्रॉफिट। जितना इनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा प्रॉफिट के चांसेस होते हैं। इकोनॉमिस्ट सेज दैट व्हेन फर्म अर्न ज़ीरो अकाउंटिंग प्रॉफिट दे एक्चुअली अर्न नॉर्मल इकोनॉमिक प्रॉफिट बिकॉज TC already includes the normal profit that owners of the firm need for themselves to stay in the business। ये वाली जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी। मतलब क्या हुआ, जहाँ पर मैंने आपको पहले भी कहा था, यहाँ पर ना फर्म को इस ज़ीरो पॉइंट पे ना कोई नुकसान है और ना ही कोई क्या कहते होते हैं मुनाफा है, फ़ायदा है। वो अगर 5 शिप्स प्रोड्यूस करें 4 करोड़ लगा के, तो उसको प्रोडक्टिविटी जो TR होगी वो 20 होगी और MR उसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो 0 होगा। मतलब उसको ना कोई प्रॉफिट होगा ना कोई लॉस होगा। पॉजिटिव प्रॉफिट्स आर फॉर दिस रीज़न कॉल्ड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। और इस ज़ीरो पोजीशन को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। वही बात बार बार कि उनको ना कोई नुकसान होता है ना कोई फ़ायदा। सो दे आर ओवर एंड अबव व्हाट द ओनर्स नॉर्मली रिक्वायर्स एज अ रिटर्न फॉर देयर इंटर्नशिप। ठीक है, बाकी उनकी अपनी चॉइस है कि वो और ज़्यादा अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो काम और ज़्यादा प्रोडक्शन करें और ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो। अप्रोचेस फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, 2 अप्रोचेस होती हैं, एक TRTC का अप्रोच होती है और एक MRMC अप्रोच होती है। दोनों को स्टडी करने के लिए एक उन्होंने छोटी सी ये एक्सप्लेनेशन दी है कि TRTC अप्रोच में इट इज़ एज्यूम कर लिया जाता है कि फर्म जो है वो प्राइस मेकर है एंड फर्म इज़ ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन और वो शॉर्ट रन में काम करेगी। टोटल प्रॉफिट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TRTC कर्व। और MRMC अप्रोच में क्या होता है, 2 स्टेप्स को जहन में रखा जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। फर्स्ट है द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट इज़ आइडेंटिफाइड और सेकेंड है दिस इज़ द पॉइंट वेयर MC कट्स MR। आइडेंटिफाइड का मतलब ये है कि MC कर्व जो है वो MR कर्व को, MR कर्व जो है MC कर्व को कट करती है। और सेकेंड है साइज ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड यूजिंग AR एंड AC कर्व्स। नेक्स्ट है एजम्पशंस। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। 2 एजम्पशंस होती हैं, डिमांड कर्व इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग और फर्म जो है वो शॉर्ट रन में काम करें। TR एंड TC अप्रोच में क्या होती है, अकॉर्डिंग टू TRTC अप्रोच profit is maximized at that point where the difference between total revenue and total cost is maximum। वहाँ पर आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा जहाँ पर दोनों को माइनस करने से TR को और TC को डिफरेंस जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो क्वांटिटीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। टोटल रेवेन्यू जो है वो 0 8 14 18 20 20 18 और 14 है। TR आपको नज़र आ रहा है कि स्टार्ट से पहले ज़्यादा हुआ है और उसके बाद एक पॉइंट आया है जहाँ पर वही मैक्सिमम होके डिक्रीज़ हुआ है। TC कब है 6 10 12 14 18 25 36 एंड 56। TC कर्व का जो मार्क्स है या नंबरिंग है वो इंक्रीज़ ही हो रही है, डिक्रीज़ नहीं हो रही। टोटल प्रॉफिट कैसे आएगा, TR को TC से माइनस करेंगे, 0 - 6 -6 हो गया, 8 - 10 -2, 14 - 12 2, 18 - 14 4, 20 - 18 2, 20 सबको जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ ऊपर भी हैं टोटल प्रॉफिट में और
नीचे भी कुछ वैल्यूज़ नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर फर्म को या कंपनी को नुकसान होगा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 3 आउटपुट बनाने में उनको मिल रहा है। 4 टोटल प्रॉफिट है या मैक्सिमम प्रॉफिट उनको मिल रहा है। MCMR अप्रोच में वहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट या प्रॉफिट उनको ज़्यादा मिलता है, जहाँ पर MC इक्वल टू MR होता है। और जैसा कि आपको टेबल नज़र आ रहा है, क्वांटिटीज़ जो हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 हैं। P या AR दोनों इक्वल होते हैं और वो प्राइस जो है वो इंक्रीजिंग लेवल से डिक्रीजिंग लेवल तक जा रही है। TR जो निकलता है वो AR या क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लें, P को या क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर लें, दोनों बातें एक ही है। 0 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया, 8 को 1 से किया 8 आ गया, 2 को 7 से किया 14 आ गया, 3 को 6 से किया 18 आ गया। इसी तरह करते करते 7 को 2 से किया 14 आ गया। मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड करना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू कैसे फाइंड होगा? आपने डायरेक्टली टोटल रेवेन्यू को माइनस करना है, दो क्वांटिटीज़ को और क्वांटिटीज़ को आपस में माइनस करना है। मतलब 8 को 0 में से 8 माइनस 0 करेंगे तो 8 आ जाएगा और 1 माइनस 0 1 ही आएगा, तो 8 डिवाइडेड बाय 1 आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू 1 आ जाएगा। क्वांटिटीज़ आप जितनी भी माइनस करेंगे वो 1 ही आएगा, तो उसको जब 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 आ जाएगा। 14 माइनस 8 करेंगे 6 आ जाएगा। 18 माइनस 4 करेंगे 4 आ जाएगा। 20 माइनस 18 2, 20 माइनस 20 0, 18 माइनस 20 माइनस 2 हो जाएगा और 14 माइनस 18 माइनस 4 आ जाएगा। टोटल कॉस्ट की कर्व आप लोगों को पहले भी दी हुई थी, उन्होंने अब फिर से दे दी है 6 10 अप टू 56, ठीक है ना। AC आपने निकालना है। AC निकालने के लिए आपने क्या करना है जी, 10 को डिवाइड करना है 1 पे, 10 आ जाएगा। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। 14 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4 होल 2/3 आ जाएगा। 18 को डिवाइड करेंगे 4 पे, मतलब आपने टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है क्वांटिटी पे, तो आपके पास AC आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट निकालना है। मार्जिनल कॉस्ट के लिए आपने क्या करना है, टोटल कॉस्ट को माइनस करना है, मतलब 2 टर्म्स को, और वहाँ से क्वांटिटी की 2 टर्म्स को माइनस करना है। तो 10 माइनस 6 4 आ गया और 1 माइनस 0 1 आ जाएगा। 4 डिवाइडेड बाय 1 4 ही रहेगा। इसी तरह 12 माइनस 10 माइनस 2 आ जाएगा। 14 माइनस 12 2 आ जाएगा। 18 माइनस 14 4 आ जाएगा। आप तो ऐसे ही करते जाएंगे आप लोग। आगे आके टोटल प्रॉफिट फाइंड करने का जो तरीका है वो TR माइनस TC, मतलब TR को आपने माइनस करना है TC से, तो 0 माइनस 6 आ जाएगा। 8 माइनस 10 माइनस 2 आ जाएगा। इसी तरह TR की सारी टर्म्स को आपने माइनस करना है TC से। एवरेज प्रॉफिट आपने फाइंड कर लेना। अब आपका ऊपर बताया गया कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज वहाँ पर होगा जहाँ पर MC इक्वल्स टू MR होगा। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं वहाँ पर आपके पास MC MR के इक्वल होता है। अब ये वाला जो टेबल है यहाँ पे कुछ भी कोई भी ऐसा टर्म नहीं है, कोई भी ऐसे का पॉइंट नहीं है जहाँ पे MC और MR बराबर सेम आ जाए, ठीक है ना। तो अब इन्होंने मैक्सिमम प्रॉफिट जो दिया है वो 4th क्वांटिटी में दिया है, जबकि आपका MR और MC बराबर नहीं है, सेम इक्वल नहीं है। तो इस सिचुएशन में कुछ एजम्पशंस लिए जाते हैं। कुछ और एजम्पशंस लेने के बाद ये पॉइंट क्लियर किया गया है कि यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमम है। वो इसलिए कि अगर कंपनी और गुड्स प्रोड्यूस करती है, 5 गुड्स प्रोड्यूस करती है, तो उनको -1 का प्रॉफिट होगा या नेगेटिव एवरेज प्रॉफिट -1 होगा और प्रॉफिट जो है वो -5 होगा। मतलब उनको नुकसान होगा अगर और गुड्स प्रोड्यूस कर रही है कंपनी, 5 गुड प्रोड्यूस करे, 6 गुड्स प्रोड्यूस करे, 7 गुड्स प्रोड्यूस करे, तो उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए वो 4th क्वांटिटी प्रोड्यूस करने में ज़्यादा बेटरमेंट फील करेंगे कि वहाँ पर उनको चलो नुकसान
नहीं होगा तो इतना फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान से वो बच जाएंगे। नीचे भी यही चीज़ लिखी हुई है, इफ़ एम आर एंड, थोड़ा सा है तो ये टॉपिक टफ, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। ये वही चीज़ उन्होंने लिखी हुई है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। 5, 6 और 7 आउटपुट जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें कंपनी को लॉस होगा, इसलिए वो फोर्थ क्वांटिटी प्रोड्यूस करने में बेटर फील करेंगे ताकि उनको प्रॉफिट कुछ ना कुछ हासिल हो जाए। इफ़ एम आर एंड ए आर रिमेन सेम over the long run, then the profit maximizing output will be obtained where MR intersect LRMC. If AC जो है वो always above होगी AR से, AC आपकी AR से above है, देख ठीक है, then firm will never be able to make a profit. अगर आपकी AC ज़्यादा होगी AR से तो वो प्रॉफिट कभी भी गेन नहीं कर सकते। यहाँ पे देख लें कि आपकी ए सी कम है और ए आर ज़्यादा है, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे इस सिचुएशन में मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर गेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन एम सी एंड एम आर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, नॉट 1, एक पॉइंट पे कट नहीं करेंगे, 2 पॉइंट पे कट करेंगे, देन द फर्म शुड प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एम आर एंड एम सी बियॉन्ड विच एम सी एक्सीड्स एम आर। और एक ये भी एजम्पशन की जाती है कि एम सी जो है वो एम आर से ज़्यादा होगी, तो एम सी यहाँ पर 4 है और एम आर 2 है। नेक्स्ट है इफ़ अ फर्म ए आर इज़ बिलो इट्स ए वी सी, ठीक है, इट विल शट डाउन सिंस इट इज़ नॉट कवरिंग एनी पॉइंट ऑफ इट्स फिक्स कॉस्ट। और जब उनको लॉस होगा तो जाहिर बात है उनको फॉर्म क्लोज करनी पड़ेगी। इस सब में आपको मैं एक एग्जांपल दूंगी जो आपके अपने लेक्चर्स एलएमएस में जो हैं सर देते हैं उसकी उनके रेफरेंस है। अगर हम लोग एक चोटी पर चढ़ने की ट्राई करें तो एक मैक्सिमम लेवल आएगा जिस लेवल से आगे हम लोग दोबारा नीचे को मूव करेंगे, कोई और उस मैक्सिमम पॉइंट के बाद हम लोग और ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ सकते चोटी के। तो वो जो मैक्सिमम है वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है कि वहाँ पर फर्म के पास ये एबिलिटी है कि उससे आगे वो और ज़्यादा प्रॉफिट गेन नहीं कर सकती है, उसके आगे उसको लॉस होना ही होना है, उसने डिक्रीजिंग पॉइंट पे आना है, तो इसलिए वो ये चाहेगी कि वो उस पॉइंट पे रुक जाए जहाँ पर उसको प्रॉफिट कुछ ना कुछ गेन हो रहा है। थैंक यू, उम्मीद है आपको लेक्चर कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।